गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से हम आप सबके बीच लेकर उपस्थित हैं। तो आइए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पहला प्रश्न होगा दोस्तों, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक की हो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था को दोस्तों 11 से 14 वर्ष या 12 से 18 वर्ष को कहा जाता है। ठीक है, बच्चे की आयु 11 से 14 वर्ष या 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चौथा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो परिवार और पड़ोस। ठीक है, यानी कि समाजीकरण का जो बच्चे पाठ पढ़ते हैं, समाजीकरण का जो पाठ पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? परिवार और आस पड़ोस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। पांचवा प्रश्न होगा दोस्तों, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? क्या होगा दोस्तों? अमूर्त चिंतन। देखिए, बौद्धिक विकास जो है, बौद्धिक विकास का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, उसमें मानसिक विकास का जो है औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है, ये जो अवस्था है इसका 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 11 वर्ष से ऊपर की आयु को वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है दोस्तों? बौद्धिक विकास। ठीक है, बौद्धिक विकास यानी कि इसको बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास जो है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास देखिए, संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। इसमें एक है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चौथी अवस्था है दोस्तों। और इसका एज क्या है? 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि 11 प्लस। ठीक है, और इसमें विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना।
नैतिक तर्कना। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शन करता है? पियाजे जो है, देखिए पियाजे जीन पियाजे जो है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इसके अनुसार स्थायित्व, बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी हमने बताया था दोस्तों, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों ये तीसरा है, क्या है? तीसरा अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी एज क्या है दोस्तों? देखिए 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं दोस्तों। और इसमें क्या होता है विशेषता, कि बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। देखिए इसी में देखिए, ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें दोस्तों आप एज हो गया क्या? ये देखिए दूसरा अवस्था है, और इसमें एज हो गया 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर देखिए क्रियात्मक जो है, इसको आप बोल सकते हैं संक्रियात्मक। ठीक है, संक्रियात्मक। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप एक बार जरूर अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको बोलते हैं बौद्धिक विकास की अवधारणा। तो इसमें 4 अवस्था हैं, इस चारों अवस्थाओं को दोस्तों एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये भी जीन पियाजे की ही अवस्था है। ठीक है, जीन पियाजे इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और पहला जो है, ये पहला इनके इसमें सिद्धांत था क्या? संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था को ही बोलते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और इसी को बोलते हैं अन्य नाम से इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? कार्यकाल मीन्स इसका आयु अवस्था। आयु अवस्था कितना है? देखिए जन्म से 2 वर्ष, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष संवेदी गत्यात्मक अवस्था को कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न होगा, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतराल कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, यदि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब स्कूटर चलाता है तो जल्दी सीख जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है दोस्तों? कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना, इसी को क्या बोलते हैं? अधिगम अंतरण। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक अंतरण, शून्यम अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, ये 3 प्रकार के अंतरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के जब होते हैं तो उसमें से पहला है धनात्मक अंतरण। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। क्षैतिज समांतरण, लंबवत जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वज,
द्वीप श्रविक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यदि किसी बच्चे को गणित संबंधित, मैथ संबंधित यदि कोई विकार है, कोई दोष है, कोई समस्या है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यदि वो गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है, उससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है इससे, मतलब कि इसको बोलते हैं अधिगम विकार। ठीक है, अधिगम विकार। दोस्तों, अधिगम विकार से संबंधित हमने एक वीडियो YouTube पर बनाया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे दोस्तों। अधिगम विकार से वीडियो जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। उसमें अधिगम संबंधित सभी विकार या समस्या को बताया गया है, आप ज़रूर हल करेंगे दोस्तों, उसमें देखेंगे। तो गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? ये बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है। डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। देखिए, यहाँ पढ़ने संबंधी यदि रहेगा, इसमें अन्य नाम क्या रहेगा दोस्तों? पठन विकार। ठीक है, पठन समस्या, पठन विकार या पढ़ने संबंधी विकार, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए 15 नंबर का देखते हैं। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लिखने संबंधी विकार को, यानी कि देखिए इसमें अन्य इस तरह से भी रहेंगे, तो सब देखिए एक ही है, लिखावट। ठीक है, लिखावट संबंधी विकार, ये लिखावट समस्या, लिखावट दोष, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। लिखावट संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी तक आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 16 नंबर का प्रश्न होगा, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? देखिए, ये अब तीनों समस्या यदि किसी को है, लिखने संबंधित, लिखावट संबंधित है, पढ़ना है, पठन विकार, या बोलने में यदि समस्या है, तो इसको संयुक्त रूप से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मीन्स जिसको लिखने, पढ़ने और बोलने संबंधित समस्या है, तो डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ADHD। ठीक है, ADHD। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? ठीक है, यानी कि विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है दोस्तों सभी शिक्षकों को। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, और इन्हें एक नया शब्द क्या दिया गया है दोस्तों? विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? देखिए, अभी हम लोग ने इससे संबंधित प्रश्न को देख चुके हैं, तो प्रश्न को कई तरह से घुमा घुमा कर भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, लिखने संबंधित विकार और एक है लिखावट संबंधित विकार, दोनों एक ही है दोस्तों। इससे संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? देखिए, ये वही प्रश्न हो गया दोस्तों
पठन विकार। क्या हो गया? पठन विकार। पठन विकार ही है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो ये हो गया डिसलेक्सिया। ठीक है, किसी तरह से घुमा के पूछे दोस्तों, हमें पॉइंट पकड़ना है। देखिए यहाँ पढ़ने में कठिनाई का अनुभव है तो डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधित अवबोधन के विकार को क्या बोलते हैं दोस्तों? भाषाघात। देखिए क्या बोलते हैं दोस्तों? भाषाघात। इसको अन्य एक और नाम दिया गया है दोस्तों, क्या नाम है? अफेसिया। नोट कर लेंगे दोस्तों, अफेसिया। अफेसिया किससे संबंधित है? भाषा अवबोधन। ठीक है, यानी भाषाघात, भाषा संबंधित विकृति, भाषा संबंधित विकृति, इसको क्या बोलते हैं? एफेसिया, यानी कि भाषाघात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। चलिए 23 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, डिक्लेक्सिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए डिक्लेक्सिया लिखा हुआ है, इसको आप लोग डिसलेक्सिया पढ़ सकते हैं। डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, तो ये पढ़ने से ही है, इसको बोल सकते हैं पठन विकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया है, क्या है? डिस्थीमिया को बोलते हैं दोस्तों गंभीर तनाव की अवस्था। गंभीर तनाव की अवस्था जो कि चिंतन से संबंधित है, तो ये किससे है दोस्तों? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गणित को समझने की आवश्यकता को क्या बोलते हैं दोस्तों? गणित को समझने की आवश्यकता को डिसकैलकुलिया। भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? तो ये धारा क्या है दोस्तों? 21A। 21A को क्या बोलते हैं दोस्तों? और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। देखिए इसमें 21A जो है दोस्तों, इसे एक और देखिए यहाँ पर 86वां संशोधन। ठीक है, 86वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार अधिनियम से। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों क्या प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, जिसके तहत दोस्तों 86वां संशोधन संविधान में किया गया है, जिसके तहत दोस्तों 1/4/2010 से यह व्यवस्था लागू कर दिया गया है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों 21 से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम से। इसकी क्या विशेषता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और दोस्तों 86वां संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न को, सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान पूर्वक जोड़ते हुए देखना है दोस्तों। एक से एक प्रश्न से कई प्रश्न भी निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम दोस्तों बाल केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए? बाल केंद्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 28 नंबर का प्रश्न होगा, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं?
सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती है। जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान। ठीक है, ये सब क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 29 नंबर का प्रश्न होगा, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो क्या था दोस्तों? आत्मा का विज्ञान। किसका था विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा दोस्तों? तो किसने कहा? अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ज़रूर संबंधित वीडियो को देखते हुए अध्ययन कर रहे होंगे और हमारे जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं दोस्तों आप ज़रूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।